हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें समाज की जानकारी मिलती है। जैसे साइंस और हिस्ट्री, साइंस में ये है कि हम साइंस की चीज़ों को जानने के लिए लेबोरेटरी में जाते हैं, उस तरह से जो है हिस्ट्री के समाज की चीज़ों को जानने के लिए हमें हिस्ट्री मानना पड़ता है, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री में इसको 3 हिस्से में बांटा गया है। मॉडर्न इंडिया 3 हिस्से में बांटा गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। हम इसकी बात करेंगे। एंशिएंट इंडिया को भी 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं नमस्ते सर, नमस्ते। एंशिएंट इंडिया को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हम देखते हैं ये तीनों क्या है। प्री हिस्ट्री हम उसको कहते हैं जिस प्री हिस्ट्री हम उसे कहते हैं जिसमें इंसान जो है असभ्य था, पूरे तरह से सिविलाइज नहीं हुआ था। इसमें जो है स्पेशली हम स्टोन एज को रखते हैं। ये 3 हिस्से में डिवाइड होता है, स्टोन एज 3 हिस्से में डिवाइड होता है। पैलियो हिस्ट्री, पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज को पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। इसमें स्पेशली उस चीज़ का अध्ययन करते हैं जिसमें हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसका हमारे पास जो भी एविडेंस है वो आर्कियोलॉजिकल है। इसको हम स्पेशली इसमें रखते हैं प्री हिस्ट्री में। अब बात आती है प्रोटो हिस्ट्री की या आदि इतिहास की। इसमें हम रखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वैदिक पीरियड का रखते हैं इसमें। सवाल ये उठता है इसको इसमें रखते क्यों है? क्योंकि इंडस वैली का तो लिखित है हमारे पास एविडेंस, इसका भी है लिखित, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको हम पढ़ नहीं सके हैं, और इसको जो है हम पढ़ तो सके हैं वैदिक पीरियड को, लेकिन इसको सर्टिफाइड करने के लिए हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है।
इसलिए इन दोनों को हम जो है प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। इसके बाद हिस्ट्री में जो हम रखते हैं वो रखते हैं इसके बाद की हिस्ट्री को, जिसमें हम गौतम बुद्ध के हिस्टोरिकल में किसी को कोई शक नहीं है, और अशोका का जो लेख मिला है वो लगभग 300 के आसपास का है, और उसको उस जो लैंग्वेज इस्तेमाल इसमें किया गया है अशोका इंस्क्रिप्शन में, वो उसको विकसित होने में 300 साल लगा होगा। इसलिए 600 BC के बाद के पीरियड को हम हिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं, थोड़ी सी हम स्टडी कर लेते हैं इंडस वैली के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सिंधु घाटी घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसको 3 नामों से जाना जाता है। सिंधु वैली सिविलाइजेशन को 3 नामों से, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके पीछे इसके विस्तार के कारण ये नामकरण के लेके परेशानी आई। अब इसमें हुआ ये, सबसे पहले इस जो इसका स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, पहला स्थल हड़प्पा था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, दयाराम साहनी। 1922 में मोहन जो दड़ो को आर.डी. बनर्जी ने खोजा था, आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी आर.डी. बनर्जी ने खोजा था। अब इसके विस्तार के कारण, इसके नामकरण में दिक्कत आई। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन जब इसके स्थल सबसे पहले सिंधु घाटी में खोजे गए थे जो हड़प्पा था, उसके बाद से देखा गया कि इसके बहुत सारे स्थल हरियाणा, पंजाब और गुजरात, इवन उत्तर प्रदेश तक मिलते हैं। तब इसके नामकरण में दिक्कत आई और इस तरह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि पहला स्थल जो है वो हड़प्पा ही था। इसी तरह दूसरे भी जो इसके समकालीन सिविलाइजेशन है, जैसे सुमेरिया है, उसके लिए भी सुमेरिया सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया कहते हैं, क्योंकि पहला स्थल जो था वो मेसोपोटामिया था। ठीक, अब इसका विस्तार देख लेते हैं। ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
नॉर्थ में इसके बांडा है जो कश्मीर में है, ईस्ट में आलमगीरपुर है, साउथ में दामाबाद है, और सुत का गंडोर है। ये बलूचिस्तान में है। ये सिविलाइजेशन पूरे 15 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये अपने समकालीन सभ्यताओं से बहुत ही बृहद है, बहुत ही बड़ा है। ये सुमेरिया और मिस्र के सिविलाइजेशन से काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। सिविलाइजेशन के उदय के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। इस सिविलाइजेशन के उदय को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। पहला जो इसका जो ये माना गया है वो विदेशी प्रेरणा माना गया है, विदेशी प्रभाव या प्रेरणा। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे फला फूला। ये आपका पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे दो नदियां मिलती हैं, एक का नाम दजला, एक का नाम फरात है। यहीं पे सुमेरिया सिविलाइजेशन था, सुमेरिया सभ्यता। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सुमेरिया सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता का इस पे प्रभाव पड़ा, इस सिविलाइजेशन पे इसका प्रभाव पड़ा। और इसका आधार ये मानते हैं कि दोनों सिविलाइजेशन में, दोनों सभ्यताओं में लेखन कला थी, दोनों में लेखन कला थी, दोनों नगरीय सभ्यता थी, दोनों में माप तौल भी था, दोनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इस आधार पे कुछ विद्वानों का मानना है कि ये थोड़ी सी पहले की सभ्यता मानते हैं और इसका प्रभाव जो है इंडस वैली या सिंधु सभ्यता पे इसका प्रभाव हुआ और इसी से प्रेरित होके यहाँ के लोगों ने इसकी स्थापना की। लेकिन विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है। उनका मानना है कि दोनों के नगरीकरण में काफी भिन्नता है, दोनों के जो माप तौल और लेखन कला है उसमें भी काफी भिन्नता है। इस आधार पे इसका खंडन किया जाता है। दूसरी जो ये दी गई है इसके लिए, दूसरी जो दी गई है इसके उत्पत्ति का सिद्धांत, वो अमलानंद घोष के द्वारा दी गई है। अमलानंद घोष के द्वारा दी गई है। इनका मानना है कि इसका आधार इन्होंने माना सोथी संस्कृति को, सोथी संस्कृति को इसका आधार माना। और इसके कुछ विशेषताएं हैं। इस संस्कृति इसकी जो है, ये संस्कृति जो है कालीबंगा में घगर नदी के घाटी में फैली और इसको उन्होंने माना कि यहाँ के लोगों में जैसे कि चाक में बने हुए बर्तन यहाँ मिला है। इसके अलावा कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे और
इसके अलावा जो है तार्म का प्रयोग होता था, गलियां, शहरों में गलियां थी। इसके आधार पे इन्होंने कहा कि ये संस्कृति और यहाँ के लोग जो है वहाँ से प्रभावित हुए सुमेरिया से, और इस तरह से इसका विकास हुआ और इसी तरह के अलग अलग हिस्सों में हुई और इस तरह से इस संस्कृति का, इस सभ्यता का उदय हुआ। लेकिन इसके भी विद्वानों द्वारा खंडन किया गया है। उनका मानना यह है कि संस्कृति जो समन्वय का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है वो हड़प्पा सभ्यता से कालखंड से मेल नहीं खाता। इसके अलावा और भी दिए गए हैं, जैसे फेयर ए सर्विस के द्वारा जो है उन्होंने माना है कि वाटर फेयर सर्विस ने भी दिया है। फेयर सर्विस इन्होंने भी दिया है। इनका मानना ये है यहाँ बलूचिस्तान में एक कुछ संस्कृतियाँ थी, पनपी जिसमें यह है झोब है, कोयटा है, नाल है, और उसको इन्होंने माना कि ये संस्कृतियाँ ही आगे चल के इसकी कारण बनी। लेकिन इसका भी जो है खंडन किया गया। ये ग्रामीण थी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो नगरीय था। इसके अलावा और भी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे मेहरगढ़ को भी इसका आधार माना गया है। मेहरगढ़ जो एक नौपसाण कालीन बस्ती है जिसमें खुदाई से 6 टीले मिले हैं, उसी को जो है उसमें सबसे ऊपरी जो सतह है वहाँ पे 2 मंजिला मकान मिला है और भी उसके स्तर से चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो उसके कालखंड से बढ़ता है, जो हड़प्पा के कालखंड से मेल खाता है। और उसी आधार पे कोई भी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति होने का ये हो सकती है, कह सकती है कि उसके उदय का कारण हो सकता है। और इस आधार पे इस सभ्यता का उदय जो है अलग अलग क्षेत्रों में हुआ और जो व्यापारिक वर्ग था, शिल्प कला और कृषि का विकास हुआ और इस तरह से व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ जिसने इस सिविलाइजेशन का स्थापना की होगी। और कोई एक संस्कृति नहीं है इसमें कई संस्कृतियों का समन्वय है, कई संस्कृतियां पाई जाती हैं जो एक दूसरे से भिन्न है। ओके भाई साहब।